हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड पेपर सेकंड बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ मनी और इसमें हम परंपरागत वर्गीकरण ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के आधार पर मुद्रा को पढ़ रहे थे। इसमें हम आज पढ़ते हैं भौतिक स्वरूप के आधार पर मुद्रा, और इसमें हमने कमोडिटी मनी को पढ़ लिया था। आज हम मेटलिक के को विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। अब मेटलिक को भी तीन पार्ट्स में बांट दिया: प्रमाणिक सिक्के, सांकेतिक सिक्के एवं गौण सिक्के। अब मेटलिक को हम ऐसे समझे कि मुद्रा के लिए चुनी गई धातु को जब मुद्रा के रूप में बदल दिया जाए तो वह सिक्के कहलाते हैं। यानी कि सिक्का धातु का टुकड़ा होता है जिसका एक निर्धारित आकार होता है और जिसकी शुद्धता एवं वजन उस पर सरकारी मुहर द्वारा प्रमाणित होता है। सिक्के तीन प्रकार के हो गए: प्रमाणिक, सांकेतिक और गौण। प्रमाणिक सिक्के स्टैंडर्ड कॉइन्स, इनकी विशेषता क्या हुई कि यह देश का प्रमुख मुद्रा होती है। इसे पूर्णकाय तथा सर्वांग मुद्रा भी कहा जाता है और ये किसके बने होते हैं? गोल्ड या सिल्वर के। ये देश की प्रमुख मुद्रा हो गई है। इसके द्वारा ही समस्त वस्तु और सेवाओं का मूल्य आंका जाता है। अन्य छोटे छोटे सिक्कों का मूल्य जो भी देश में प्रचलित होते हैं इसी सिक्के के द्वारा निर्धारित होते हैं और यह सिक्का हिसाबी मुद्रा का कार्य भी करता है। पत्र मुद्रा भी इन्हीं सिक्कों में परिवर्तनशील होती है और प्रमाणिक सिक्का देश में विनिमय माध्यम तथा मूल्य मापन का कार्य भी करता है। अब ये क्या करता है? अंकित मूल्य एवं धात्विक मूल्य का बराबर होना। प्रमाणिक मूल्य सिक्के जो है इनका अंकित मूल्य इनके धातु मूल्य के बराबर ही होता है। यानी कि इस प्रकार के सिक्के में अंकित मूल्य उनके धात्विक मूल्य के बराबर होता है। यदि कोई व्यक्ति इन सिक्कों को गलाकर धातु के रूप में बेचता है तो उसे कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि उसे उसी वजन की धातु प्राप्त हो जाती है जो उस पर अंकित है। किंतु अंकित मूल्य और धात्विक मूल्य में नाम मात्र का अंतर रखा जाता है। और वो अंतर क्यों रखा जाता है? सिक्कों की ढलाई के खर्चे के कारण। भारत में पहले रानी विक्टोरिया और जॉर्ज अष्टम के सिक्के प्रचलित थे। वो प्रमाणिक सिक्के थे क्योंकि उनमें अंकित मूल्य के बराबर ही चांदी मिलाई जाती थी। अब स्वतंत्र ढलाई, ऐसे सिक्कों की ढलाई स्वतंत्रता पूर्वक होती है। जनता को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह धातु को ले जाकर टकसाल में सिक्के बनवा ले। यानी कि जनता के लिए टकसाल खुली रहती है। इसका मुख्य लाभ क्या होगा कि देश में सिक्कों का अभाव नहीं रहता और सिक्के बनाने के लिए जनता से सरकार क्या शुल्क वसूल करती है और कभी कभी नहीं भी लेती है, और वह शुल्क उतना ही लेती है जितना वह उसको सिक्कों के बनाने में खर्च करना पड़ता है। यदि सिक्कों को बनाने में किए गए वैसे कुछ अधिक सरकार शुल्क लेती है तो इसे सलाभ मुद्रा ढलाई कहते हैं। यानी कि लाभ के साथ मुद्रा ढलाई। और यदि निःशुल्क लेती है तो निःशुल्क मुद्रा ढलाई हो जाएगा। जहां उपयुक्त मुद्रा ढलाई की विधियां अपनाई जाती है उसे स्वतंत्र मुद्रा ढलाई कहा जाता है, परंतु यदि सरकार द्वारा यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है तो उसे परिमित मुद्रा ढलाई भी कहा जाता है। अब असीमित विधि ग्राह्य होते हैं प्रमाणिक सिक्के, यानी कि इन सिक्कों के माध्यम से किसी भी सीमा तक लेनदारों को भुगतान किया जा सकता है। वे स्वीकार करने हेतु कानूनन बाध्य होंगे। हमने पहले पढ़ा था कि पत्र मुद्रा असीमित विधि ग्राह्य होती है, जबकि छोटे सिक्के यानी कि 25 पैसे और 50 पैसे का खैर प्रचलन बंद हो गया है, वो एक सीमा तक ही स्वीकार्य होंगे। अब बात करते हैं सांकेतिक टोकन कॉइन्स की। सांकेतिक सिक्कों में पाई जाने वाली विशेषताएं प्रमाणिक सिक्कों की विशेषताओं से विपरीत होती है। ये सिक्के छोटे छोटे सौदों के भुगतान के लिए प्रचलित किए जाते हैं और घटिया धातु जैसे तांबे या निकल के बनाए जाते हैं। इनका टंकन स्वयं सरकार करेगी और जनता को इनकी स्वतंत्रता नहीं दी जाती है और इनकी ढलाई सीमित होती है। इसके अलावा इन सिक्कों पर अंकित मूल्य उनके धात्विक मूल्य से ज़्यादा होता है, यानी कि अगर उनको बेचा जाए तो उसमें नुकसान होगा। यह कानूनी ग्राह्य मुद्रा होती है, परंतु यह सीमित ग्राह्य न होकर सीमित विधि ग्राह्य मुद्रा होती है। यानी कि इसके भुगतान करने की सीमा निश्चित कर दी जाती है। यह हम पहले अभी जस्ट हमने यही बात करी थी। उस सीमा तक के उन सिक्कों के माध्यम से एक व्यक्ति भुगतान लेने के लिए कानूनन बाध्य होता है, उसके बाद वह कानूनन बाध्य नहीं होता है। और इन सिक्कों का मूल्य देश के प्रमाणिक सिक्कों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसी में सांकेतिक सिक्कों और प्रमाणिक सिक्कों में विशेष अंतर यही होता है। बाकी मुद्रा प्रणाली में दोनों ही सिक्कों की आवश्यकता
होती है और दोनों ही सिक्के प्रतिस्पर्धी न होकर के पूरक है। और अगर अभी हम देखें तो प्रमाणिक सिक्कों का केवल नाम ही रह गया है, इनकी जगह सांकेतिक सिक्के ही चल रहे हैं और वे ही प्रमाणिक का कार्य भी कर रहे हैं। अब हम देखते हैं भारतीय रुपये की स्थिति क्या है। भारतीय रुपया प्रमाणिक भी है और सांकेतिक भी है, दोनों का मिश्रण है, यानी कि इसमें प्रमाणिक के भी गुण मिलते हैं। और क्यों? क्योंकि यह अपरिमित कानून ग्राह्य मुद्रा है तथा अन्य सभी प्रकार के छोटे सिक्कों का मूल्य इसी के आधार पर व्यक्त किया जाता है, इसलिए यह प्रमाणिक हो गया। इसके अलावा वस्तुओं का मूल्य एवं करों का निर्धारण भी रुपयों में ही किया जाता है। विदेशी मुद्राओं के मूल्य भी रुपयों में व्यक्त किए जाते हैं। रुपया ही हिसाब तथा लेखे की इकाई है, परंतु इसमें सांकेतिक मुद्रा के भी गुण हैं, जैसे इसकी स्वतंत्र ढलाई नहीं की जाती है तथा इस पर जो अंकित मूल्य है उसके धात्विक मूल्य के बराबर नहीं है। यानी कि हमारा जो भारतीय रुपया है वो प्रमाणिक एवं सांकेतिक मुद्रा का मिश्रण है। स्टैंडर्ड कॉइन्स प्लस टोकन कॉइन्स है ये। अब गौण सिक्के, ये सिक्के अत्यंत छोटे छोटे भुगतानों के लिए प्रचलित किए जाते हैं और छोटे सौदों के लिए ही उपयोगी रहते हैं। इनका मूल्य भी प्रमाणिक मुद्रा में निर्धारित होता है और ढलाई सरकार के द्वारा की जाएगी, यानी कि इनका स्वतंत्र टंकन नहीं होगा और ये भी सीमित ग्राह्य होते हैं। और यदि इनमें और सांकेतिक सिक्कों में अंतर करें तो वो ये हो सकता है कि छोटी छोटी इकाइयों के सिक्के गौण सिक्के होते हैं और जो सांकेतिक सिक्के होते हैं वो बड़ी इकाइयों के होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पत्र मुद्रा की। धातु मुद्रा के विकास के साथ साथ मानव सभ्यता और आर्थिक जगत में भी विकासमान स्थितियां हुई और उसके बाद में धीरे धीरे मौद्रिक व्यवस्था का जन्म हुआ और इसी मौद्रिक व्यवस्था से पत्र मुद्रा के विभिन्न रूप दिखाई देते हैं। पत्र मुद्रा, एक सेकेंड, ये रही पत्र मुद्रा, पेपर करेंसी। पत्र मुद्रा वह मुद्रा जिसमें कागज पर जारी करने वाले अधिकारी उसके मूल्य भुगतान की प्रतिज्ञा करता है और इसी वचन के आधार पर कागज का नोट मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह विश्वास आधारित होने के कारण प्रारंभिक काल में स्वर्ण या रजत में 100% कोष रखकर पत्र मुद्रा जारी की जाती थी और वर्तमान में आनुपातिक कोष और उसके बाद आनुपातिक के बाद में सांकेतिक कोष रखकर पूर्ण जन विश्वास आधारित मुद्रा जारी की जाती है। कौन सी? पत्र मुद्रा। अब पत्र मुद्रा की 4 अवस्थाएं हैं। पहली जो अवस्था है उसका आरंभ ऐसे हुआ कि कुछ सुविख्यात बैंक जमाकर्ताओं को उनके द्वारा जमा की गई राशियों के बदले में प्रमाण पत्र दे दिया करते थे और इन प्रमाण पत्रों को पेश करके जमाकर्ता उन बैंकों या उनकी शाखाओं से रुपया प्राप्त कर लेते थे। दूसरी अवस्था में क्या हुआ? सरकार द्वारा नोट प्रकाशन करने का अधिकार कुछ बैंकों को दे दिया गया था और ये जो प्रकाशित नोट थे इन बैंकों का, ये जो नोट थे इनका बैंकों द्वारा केवल अपने जमाकर्ताओं को ही दिया जा सकता था, यानी कि ये सीमित हुए। और जो थर्ड अवस्था थी, फर्स्ट लिमिटेड, सेकंड थोड़ी सी और बड़ी, और जो थर्ड थी उसमें बैंकों को अधिकार दिया कि उनके पास जमा धनराशि से भी अधिक नोटों का प्रकाशन कर सके, क्योंकि जमाकर्ताओं द्वारा अपनी जमा राशियों को एक ही समय पर बैंकों से नहीं निकाला जा रहा था। उसके बाद फोर्थ कंडीशन आई। वर्तमान में जो पत्र मुद्रा का प्रकाशन किया जा रहा है उसमें नोट प्रकाशन का एकमात्र अधिकार देश के केंद्रीय बैंक, कौन सा? आरबीआई को सुपुर्द कर दिया गया और वही नोटों का प्रकाशन सुनिश्चित पद्धति के अनुसार करता है और नोट प्रकाशन पर सरकार का नियंत्रण होता है। भारत में 2, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000 रुपये के नोट प्रचलित हैं और उनको प्रकाशन आरबीआई के द्वारा किया जा रहा है। आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर हो रहे हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो 1 रुपये का नोट है उसका प्रकाशन भारतीय सरकार के वित्त विभाग के द्वारा होता है और वित्त सचिव के इस पर हस्ताक्षर होते हैं। अब हम पत्र मुद्रा के प्रकार पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पेपर करेंसी। फर्स्ट, रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, कन्वर्टेबल परिवर्तनशील पत्र मुद्रा, इनकन्वर्टेबल अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा और फिएट मनी प्रादिष्ट मुद्रा। फर्स्ट, प्रतिनिधि मुद्रा। यह वह मुद्रा जिसके पीछे रिजर्व में ठीक उसके मूल्य के बराबर सोना या चांदी रखा जा रहा है।
इस प्रकार की मुद्रा कब छापी जा सकती है? जब नोट प्रकाशन करने वाली संस्था के पास 100% गोल्ड या सिल्वर के